हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे बताया था कि ज्योग्राफी के पहला चैप्टर जो है सेकंड बुक का, उसका हमने वीडियो दिया। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के जो सेकंड बुक है, जो टोटल आपको ज्योग्राफी में 3 ही चैप्टर पढ़ना है मिड टर्म के लिए। कितना पढ़ना है? ज्योग्राफी जो होता है ना हमारा, जैसे कि हमने पीछे ही बताया है कि जो हमारा ये ज्योग्राफी है, जो क्लास 11th में ये ज्योग्राफी 2 हिस्सों में बटा होता है। कितने में बटा होता है? 2 हिस्सों में। एक को हम लोग फर्स्ट बुक कहते हैं, फर्स्ट बुक है, और दूसरा हमारा कौन है? सेकंड बुक है। तो सेकंड बुक में जो है, वो सेकंड बुक में टोटल आपको मिड टर्म में 3 चैप्टर आ रहा है, और फर्स्ट बुक में टोटल आपको 7 चैप्टर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने सेकंड बुक के आपके एमसीक्यू को बताना शुरू किया। अब इस 3 चैप्टर में से मैंने आपके लिए सबसे पहले पहला चैप्टर, जिसको आकृति नाम है भारत, उसका हमने आपको 30 एमसीक्यू बता दिया है और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसे ध्यान से देखिएगा और निश्चित तौर पे उस 30 से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अब आता है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो आपका ऊपर में दिया हुआ है, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति। इससे हम आज आपको 30 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, और अगर ये आप 30 क्वेश्चन बना लेते हैं जो एनसीईआरटी के बेस पर है, तो निश्चित तौर पे आपको इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर जो अपवाह प्रणाली है, उस अपवाह प्रणाली से रिलेटेड फिर से, जैसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको नदी से हम लेकर के आएंगे, और ये आपका आज हम बताने जा रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपने 90 क्वेश्चन ये कर लिया, तो आपको जो सेकंड बुक, जो ज्योग्राफी का जो सेकंड बुक है, जहां से आपका टोटल 35 नंबर का थ्योरी आएगा, और यहां से भी 35 नंबर का थ्योरी होगा। इस 35 में निश्चित तौर पे आपको 6 एमसीक्यू होगा, और यहां से जो आपके 3 चैप्टर है, तो आपको मानकर चलिए कि 3 चैप्टर से, हर चैप्टर से 2 या 3 एमसीक्यू तो होना जरूरी है। तो अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेकंड बुक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगा, तीनों चैप्टर, तो हम आपको फर्स्ट बुक के भी एमसीक्यू लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है, क्लास 11th का एग्जाम जो है 6 अक्टूबर को है। उससे पहले पहले हम आपको सारे एमसीक्यू करा देंगे, और एक ऐसा वीडियो भी लेकर आए हैं, इसमें सारे एमसीक्यू एक जगह पे होंगे, जो आप एक ही बार शॉर्ट में देखेंगे और आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में करेवा, करेवा एक प्रकार का झील होता है, कहां पर स्थित है? तो आप पढ़िएगा जब एनसीईआरटी, तो कश्मीर हिमालय की बात करता है। कहां पे बात करता है? कश्मीर हिमालय में करेवा मिलता है। हिमखंड है, एक तरह का बर्फ का टुकड़ा है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री रेखा है? तट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका ये क्वेश्चन हुआ कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर गुजरात हो जाएगा। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि गुजरात क्यों? आंध्र प्रदेश का तो लंबा तट रेखा, लेकिन नहीं। देखिए, आंध्र प्रदेश का ऐसे देखिए तो इतना लंबा जरूर दिखाई देता है, लेकिन गुजरात का चूंकि ये जिग जैक में है, तो इसलिए इसको जिग जैक से जब हम बाहर खोलते हैं तो इससे क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। इसलिए हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि गुजरात का जो तट रेखा है, वो भारत के जितने भी समुद्री तटीय राज्य हैं, यानी टोटल हमारे 9 समुद्री तटीय राज्य हैं। अगर आप यहाँ पे राज्यों की बात करें, तो इधर आपको पश्चिमी तट इसे कहते हैं, और इसे हम पूर्वी तट कहते हैं। तो पश्चिमी तट पर एक राज्य गुजरात है। ठीक है। दूसरा एक राज्य महाराष्ट्र है। तीसरा एक राज्य गोवा है। ठीक है। उसके बाद एक कर्नाटका है, और फिर एक केरल है। तो 1 2 3 4 5 पश्चिमी तट पर टोटल आपके 5 राज्य हो जाते हैं। और इधर आपका देखा जाए तो तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है,
और फिर थोड़ा पश्चिम बंगाल भी पड़ जाता है। तो इधर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल आपको तटीय राज्य अगर कभी पूछ दे कि कितने होते हैं, तो टोटल आपको 5 एक तरफ पश्चिम में और 4 पूरब में, अर्थात टोटल 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों की समुद्री सीमा किसी की ज्यादा किसी की कम है। इन 9 राज्यों में सबसे अधिक समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हमारे ख्याल से समझ में अच्छी तरह से डायग्राम से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है, यानी सबसे पुराना स्थल कौन सा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से बताता हूं कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर भारत में, जैसे जब हम ये भारत के नक्शे की बात करते हैं, तो निर्माण की प्रक्रिया पर भारत को संरचना के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर दक्कन का पठार, यानी दक्षिण भारत का जो पठार है, इसका सबसे नंबर 1 निर्माण हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां से ऊपर में, यहां पर अगर हम देखें तो हिमालय का जो हिस्सा था हमारा, इस हिमालय का निर्माण दूसरे स्थान पर हुआ था। दूसरे नंबर पे हमारा हिमालय का हुआ था, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, बृहद हिमालय पढ़ते हैं, मध्य हिमालय पढ़ते हैं, लघु हिमालय पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरे प्रक्रिया में इसका जन्म हुआ था। और तब यहाँ से कुछ नदियां ऊपर से नीचे आकर के गिरी और कुछ नदियां नीचे से भी ऊपर जाई, तो बीच में मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो ये तीसरे स्थान पर हुआ। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक पश्चिमी तट इधर पढ़ते हैं, इधर हम पूर्वी तट पढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे हम मरुस्थल वाला इलाका थार पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से टोटल हम 5 खंडों में से समझ जाते हैं। लेकिन शुरुआत हमारा कितना हुआ था, 3 ही में हुआ था, याद रखिएगा। अब इस 3 में से पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान पड़ता है। ठीक है, कौन सा पड़ता है, राजस्थान पड़ता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, मिट्टी हमारी जलोढ़ होती है, उसका नया निक्षेप को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल जो नवीन को जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये 2 तरह की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसी को हम लोग खादर कहते हैं, और जो इसी जलोढ़ मिट्टी का जो पुरानी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आपका नवीन पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अब देखिए, जब हम भारत के नक्शे पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक राज्य ऐसे पड़ता है त्रिपुरा, जो इधर से इधर से इधर से 3 तरफ से जो है त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, अर्थात ए हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर पहले हुआ करता था। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ये आपको ही पता हुआ 2 प्लेटों की टकराहट से हुआ है। किससे हुआ है, 2 प्लेटों की टकराहट से हुआ था। तो बीच में एक टेथित सागर था और इधर एक हमारा प्लेट था और एक प्लेट, इसी को यूरेशिया कहते हैं। इन्हीं दोनों के टकराव से हिमालय की निर्माण हुई थी। तो वो जो बीच में सागर था, ये सागर, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, टेथित सागर कहते, टेथिस सागर बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, टेथित सागर बोलते थे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनाईमुद्दी शिखर कहाँ स्थित है। तो अनाईमुद्दी जो है वो दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, और वो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, ये नदियों की बात करते हैं, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी है और इसी नीलगिरी की पहाड़ी में हमारा यहाँ पर अनाईमुद्दी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो पूछ रहा है अभी वर्तमान में क्वेश्चन क्या है कि अनाईमुद्दी शिखर कहाँ स्थित है। तो ये तो आपका उत्तर हो गया नीलगिरी की पहाड़ी में। अब एक क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत की, यानी पूरे दक्षिण भारत, यहाँ से नीचे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको बताना है अनाई
मुदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। नवीन मतलब नया नया बना हुआ है। देखिए विंध्य पर्वत हो या सतपुड़ा अरावली, ये पुराना है। नया कौन बना है? हिमालय बना है, क्योंकि हिमालय नए में है। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल ये दोनों ही दक्षिणी पठार के अंदर में आता है, और दक्षिण का जो पठार है वो सबसे पुराना है। तो जब दक्षिण का पठार पुराना हुआ तो निश्चित तौर पे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा और विंध्याचल भी पुराना हुआ। और ये सवाल क्या पूछ रहा है? नवीन पूछ रहा है। इसका मतलब कि दोनों नहीं हुआ। अरावली तो वैसे भी पुरानी है, तो सबसे नया का निर्माण किसका हुआ था? डी का हुआ था, हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो लूनी जो नदी है वो आपको राजस्थान में बहती है। कहाँ बनती है? राजस्थान में। और एक और याद रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो भारत की कौन सी नदी है जो किसी सागर या खाड़ी में जा करके नहीं गिरती है। तो वही नदी कौन है? लूनी नदी है, जो राजस्थान से निकलती तो है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्षेत्र है और ये हमारा राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ से लूनी नदी निकली और ऐसे जाकर के कच्छ के रन में ही क्या हो जाती है? ये लूनी नदी विलीन हो जाती है। किसमें? कच्छ के रन में। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो ना किसी सागर में और ना ही किसी खाड़ी में जाके गिरती है, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो वहां भी एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोनों ही एंगल से याद रखिए, लूनी नदी राजस्थान में बहती है और किसी सागर या खाड़ी में ना गिरने वाली नदी का नाम क्या है? लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है। अगला कह रहा है कि नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा कौन सा स्थित है। तो देखो दोस्तों, यहाँ जब हम पश्चिम भारत में हम जाते हैं दक्षिण में, तो ये पश्चिमी घाट है। इसी पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं। सबसे ऊपर हमारा जो है थाल घाट है, उसके बाद हमारा भोर घाट आता है, और सबसे नीचे जो हमारा है वो हमारा कौन आता है? पाल घाट आता है। तो अब ये पूछ रहा है कि नीलगिरी के पास, तो यही तो है नीलगिरी के पास, तो इसका मतलब क्या हो गया? पाल घाट जो इसका उत्तर हो गया, जो नीलगिरी के पास और अन्नामलाई के पास ये पड़ता है। थाल ये तो आपका ऊपर वाला गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो गया। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? देखिए इसका उत्तर क्या है? सिंगल लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहता है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग एक ठंडा मरुस्थल है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कश्मीर है, अब इस कश्मीर में कह रहा है कौन सा हिस्सा, तो निश्चित तौर पे हम इसे 2 हिस्सों में तो बांटेंगे ही बांटेंगे। तो यहाँ से ये उत्तर और यहाँ से ये पूरब हुआ, तो यही हिस्सा तो ठंडा हुआ, और इसी हिस्से में क्या है? हमारा मरुस्थल है, एक मरुस्थल जिसको हम क्या कहते हैं? ठंडा कहते हैं, और जगह का नाम क्या है? लद्दाख है। तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर पूरब भाग। उत्तर भी हुआ और पूरब हो गया, पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में तो हमारा जम्मू कश्मीर में पीओके का क्षेत्र हो जाता है, इधर वाला इलाका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी झील एक लवणीय झील का उदाहरण है। ठीक है, लवणीय झील यानी नमक वाली झील का उदाहरण है, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। देखिए तो कौन सी नहीं है? तो भारत में तो नंदा देवी भी है, उत्तराखंड में नंदा देवी पड़ता है। केटू हमारा कहां पर है? तो लद्दाख में पड़ता है। कामत भी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, क्योंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और चूंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये वाला इलाका जो है ये नेपाल में पड़ता है, इसलिए भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, जैसे कि हमने मैप बताया ना ये, कि आपको जैसे ये मैप हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा मैप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी घाट। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। तो यहां से लेकर के यहां तक जो पश्चिमी घाट है इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से?
सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार, अभी अभी हमने कहा कि प्रायद्वीपीय पठार हो या दक्षिण भारत हो, यहां से नीचे प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे अनाई मुदी है, जो नीलगिरी की पहाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमारा एक अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह है, इसी में यहाँ पर एक चोटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंडल चोटी कहते हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। एनसीईआरटी है कि भैया राज्य और राजधानी, जैसे नागालैंड, तो क्या ये सही है, नहीं गलत है। नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है, शिलोंग है, तो ये गलत हो गया। और ये क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है आपसे। इसी तरह से झारखंड की राजधानी तो रांची है, ये तो सही है। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड देहरादून, छत्तीसगढ़ तो है नहीं बिलासपुर रायपुर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा और रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिसमी, निसी और जनजाति जीवन यापन के लिए क्या करती है। तो ये सब जनजाति अपने जीवन यापन के लिए झूम खेती करती है, जो पूर्वी भारत में पाई जाती है। पश्चिम भारत का जो पूर्वांचल वाला इलाका है, उधर वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खास करके। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन नहीं है जी, तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहां पर है ये, नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से भारत के मोटे तौर पर बांटे गए भू आकृतिक खंड कौन से हैं, यानी कितने भागों में मोटे तौर पर बांटा गया। तो मैं पहले ही आपको एग्जाम्पल में बताया था कि भारत में उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र भी है, एक मरुस्थल भी बांटा गया है, तटीय मैदान भी है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है, जिसे हम तैरता हुआ झील के नाम से भी, तैरता हुआ झील भी कहते हैं। तैरता हुआ झील के नाम से किसको जानते हैं, लोकटक झील को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फिर से आ गया यहाँ पर, तो देहरादून उत्तर प्रदेश, यही लग रहा है कि गलत हो गया पहला, लेकिन शिमला हिमाचल प्रदेश ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शहर का नाम है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है, लेकिन देहरादून तो उत्तराखंड में है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देहरादून घाटी की चौड़ाई कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 22 से 25 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो चूंकि सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, लेकिन इसको नेपाल में बोलते हैं, जैसे इसका उत्तर तो हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को ही जब नेपाल वाले होते हैं, तो नेपाल वाले इसको किस नाम से पुकारते हैं, सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 20 से 2500 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से हमारा आता है कौन, भारत की पूछ रहा है, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। इसी को हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, जो ट्रांस हिमालय का क्या है, हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपका आगे हम लोग करेंगे। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करते हुए शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।